ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 4 होगा और आपका एग्ज़ाम 29 जून को ही होगा। ये आयोग ने नोटिफाई कर दिया है और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और यहाँ पर ये सिलेबस दिया हुआ है ज्योग्राफी का। देखो, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन अपर पीसीएस के सिलेबस को, प्रीलिम का जो सिलेबस है उसको यूनिट में डिवाइड किया है। तो यहाँ पर यूनिट 2 के अंदर ज्योग्राफी रखी गई है और इसमें भी इन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस अलग किया है, इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस अलग किया है और ज्योग्राफी ऑफ द उत्तराखंड इसका सिलेबस अलग किया है। तो हमने देखी क्या क्या पढ़ लिया। हमने सोलर सिस्टम पढ़ लिया। इससे पहले मैं 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ और मैंने आपको जो भी लेक्चर मैं अपलोड करता हूँ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं जितने भी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको सभी सॉल्व कर कर डालता हूँ। और जो भी जितना भी मैंने मटेरियल तैयार किया है वो एकदम फाइन क्वालिटी का मटेरियल है। ऐसा नहीं है कि मुझे तो नहीं लगता है कि शायद उससे कुछ बाहर चला जाएगा। तो आप वो जितना भी मटेरियल है मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वो सारा आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं नीचे उसको और कुछ में मैंने जो है टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक ऐड नहीं किया था, लेकिन मैंने अब कर दिया है तो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो कुछ बच जाता है कभी कभार तो मैं 1-2 दिन बाद उसको कर देता हूँ, तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वो पीपीटी या पीडीएफ जो भी होता है उसको डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर हमने लैटिट्यूड जो है पिछले वाले लेक्चर में लैटिट्यूड्स देखा और अर्थ एंड सोलर सिस्टम के बारे में मैंने आपको सिखाया। इलिप्स हमने पढ़ लिया, रेवोल्यूशन, रोटेशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। और टाइम्स के बारे में जो मैंने आपको बताया था, लोकल टाइम्स और इंटरनेशनल डेडलाइन, ये भी लगभग लगभग हमने पढ़ ली है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व भी कर कर दिखाया कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट आज का जो लेक्चर है वो एटमॉस्फेरिक लेयर्स और कंपोजिशन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे 2000 जब उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का 2021 में पेपर हो 21 का पेपर 2022 में हुआ था। तो ये 14 जुलाई 2022 को हुआ था। तो कैसा क्वेश्चन पूछा गया था ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चन देखो, सच बताऊं तो यूनिक सा क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे बोलेंगे सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसी चीज़ों को कोई पढ़ता नहीं है, तो लेकिन वहां से क्वेश्चन दिया गया था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये था क्वेश्चन। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट इंक्लूडेड इन द मोनोस्फीयर। देखो, दो टाइप के स्फीयर, एक तो मोनोस्फीयर है। अभी मैं डायग्राम के थ्रू आपको दिखा, चलो पहले ये जो है बाद में हम देखेंगे। पहले लेक्चर बनना तो फिर वो लेक्चर का जो पर्पज है वो डिफीट हो जाएगा। तो मोनोस्फीयर में कौन कौन सी लेयर आती है वो हम देखेंगे। और यहाँ पर ये 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था ओजोन लेयर के बारे में, पूछा कि इसमें कौन सी लेयर है जिसके अंदर ओजोन मिलती है। फिर यहाँ पर 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ओजोन लेयर का क्या फंक्शन होता है। और फिर 2005 में यहाँ पर कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं उनको कौन सी लेयर जो होती है उसके अंदर रखा जाता है। ये हम सारी चीज़ें देखेंगे। और फिर यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर इज नोन एज ऑल चेंजेस इन वेदर, इन क्लाइमेट एंड वेदर। तो हमको ये सारी चीज़ें अच्छे से स्टडी करनी है और ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए रखा है, तो आप इसको ट्राई करना। सॉल्व करेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले हम अपना एटमॉस्फेयर पढ़ लेते हैं। तो आप ये जो देख पा रहे हो, आपको व्हाइट कलर का, ब्लू कलर का कुछ दिखाई दे रहा होगा। ये नीचे सरफेस है हमारी अर्थ की, और सरफेस से ऊपर आओगे तो ये हमारा एटमॉस्फेयर मिलेगा। आप जितना भी अर्थ के पास में रहते हो तो आपको हैवी गैसेस मिलती है, और जैसी जैसी आप हैवी गैसेस इसलिए मिलती हैं क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी काम करती है। तो जितनी भी हैवी मटेरियल होता है अर्थ उसको अपनी सरफेस के पास में रोक कर रखती है। और लाइट है, लाइट गैसेस होती हैं, वो आप जैसे नीचे से ऊपर आओगे तो आपको लाइट गैसेस मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे कम लाइट गैस, फिर उससे ज़्यादा भारी 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 भारी, और यहाँ पर ज़्यादा हैवी गैसेस मिलेगी। तो हमारे जैसा सबको पता होगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 78% हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन और बाकी रिमेनिंग गैसेस है। तो ये गैसेस आपको पता होने चाहिए। तो लगभग लगभग अगर ऑक्सीजन और उसकी बात करें हम नाइट्रोजन की, तो 99% जो हमारा एटमॉस्फेयर है इन्हीं दो गैसेस से मिलकर बना हुआ है। तो कुछ चीज़ें देखो बड़ा बेसिक्स है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी। तो ऐसा नहीं कि आयोग ने सिलेबस डाल रखा है तो बहुत मुश्किल के क्वेश्चन आएगा, नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन आता है। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा जो गैसेस मिलती है, देखो कहीं कहीं 21, ज़्यादातर वो 21%, जैसे एग्जैक्टली जो नंबर है वो 20.95% है, लेकिन उसको एग्जैक्टली 21% लिख दिया जाता है क्योंकि हमारा जो एटमोसफेयर है उसके अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 21%। और आर्गन का 0.93।
अब देखो यहाँ पर मैं कार्बन के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आप कार्बन को अगर देखो तो कहीं तो आपको मिलेगा 0.035% मिलेगा, और कहीं आपको ये 0.36%, और आपको कहीं लगभग लगभग वो सीधा इसको जो है 4% रख देते हैं। तो अब देखो बढ़ती चली जा रही है, जो कार्बन है, कार्बन की क्वांटिटी बढ़ती चली, अगर आप पुरानी बुक पढ़ोगे तो आपको इतना मिलेगा। तो अब और जो पहले था उसमें काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। देखो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, अगर आप देखोगे तो बहुत छोटा सा डेसिमल में डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस इतना है कि पूरी जो है मानव जाति को, इस धरती से या दूसरी सारी चीज़ों को, जैविक जीवन जो उसका अस्तित्व बना हुआ है हमारी अर्थ पर, उसको खत्म कर सकता है। इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग फ्रंट पर लड़ाई हो रही है। तो हम वो जब एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें याद रखना, ये कौन सी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड और दो तीन चीज़ों के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जो ओजोन, ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो ये ग्रीन हाउस गैसेस है। अब सुनो जरा कि ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है, इनका क्या काम होता है, और क्यों ये अच्छी भी होती हैं और क्यों ये हार्मफुल भी होती है। तो ये हमारा सन हो गया, और सन हर टाइम अपने पास से सोलर रेडिएशन एमिट करता है। जब हमारी जो अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये सोलर रेडिएशन आती है, तो इस एटमॉस्फेयर में अलग अलग टाइप की गैसेस भरी हुई है, जैसे मैंने आपको दिखाया कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस CO2। आज जब ये जो सन की रेडिएशन हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, तो वो जो हमारी सरफेस है उससे टकराएगी, टकराने के बाद ये वापस जाना चाहती है। तो जब वापस जाएगी तो जो ये सन जो कार्बन डाइऑक्साइड के छोटे छोटे गैस के पार्टिकल होते हैं, वो उसको जाने नहीं देते। इसी एटमॉस्फेयर में ये जो गैस है, ये जो सॉरी हीट है, ये इसके अंदर ट्रैप हो जाती है, और ये ऐसे ही ऊपर नीचे करती रहती है, जिसकी वजह से ये पूरा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। अब देखो यहाँ पर दूसरा, एक तो ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो सन से हमारे पास रेडिएशन आती है, वो शॉर्ट वेव होती है। ठीक है, शॉर्ट वेव उसको बोलते हैं हम, शॉर्ट वेव रेडिएशन। शॉर्ट वेव रेडिएशन, जब ये शॉर्ट वेव रेडिएशन हमारी अर्थ की सरफेस से टकराएगी, क्योंकि कुछ रेडिएशन अर्थ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको प्लांट को भी रेडिएशन देनी होती है, एनर्जी लेनी होती है। तो जब भी वो अपने अंदर से निकालेगी खाकर, तो यहाँ से लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बाहर निकलती है। तो सन से जो आती है वो शॉर्ट वेव आती है, और अर्थ से जब वो टकराती है और अर्थ जब उन चीज़ों को बाहर निकालती है अपने अंदर से खाकर, तो वो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल की फॉर्म में बाहर निकालती है। तो ये वाली जो चीज़ें है, ये आपको पता होनी चाहिए। इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी वगैरह के अंदर, तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे ही जा रहे हैं। अब यहाँ पर ओजोन के बारे में देखो, ओजोन कहाँ मिलती है। एक्चुअली दो टाइप की ओजोन है। मैं अगर बात करूँ तो ओजोन जो है, एक ओजोन को O3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो हमारे पास गुड ओजोन, और एक होती है बैड ओजोन। अब ये जो बैड ओजोन है, जैसे हमारा ये अर्थ हो गया, तो ये अर्थ का सरफेस हो गया, तो ये अर्थ के सरफेस के पास मिलती है। तो ये जब भी इसकी कैसे फॉर्मेशन होती है वो हम बाद में देखेंगे, कभी जरूरत होती है। तो ये हमारे यहाँ पर बॉडी के अंदर जाने के बाद हमारी बॉडी को हार्म करती है, तो इसलिए ये ओजोन, अगर ये ओजोन, तो इसलिए हम जो सरफेस पर ग्राउंड के पास में जो ओजोन मिलती है, इसलिए उसको हम बैड ओजोन बोलते हैं। अब ये ओजोन अगर हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है, कौन सी लेयर में मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, तो यहाँ पर इसका क्या काम होता है, यहाँ पर इसका ये काम होता है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है उसके अंदर बहुत सारी अल्ट्रा वायलेट होती है, उसके नाम है ABC के नाम से। तो ये बहुत सारी अल्ट्रा वायलेट रे को फिल्टर कर देती है, वो उनको वहीं पर रोक देती है, वो आने ही नहीं देती। अगर ये अल्ट्रा वायलेट रे हमारी अर्थ पर आती हैं, जो कि आती भी हैं, तो होगा क्या, अगर वो किसी भी सरफेस पर गिरती हैं तो उसी सरफेस को डैमेज कर देगी। आपकी स्किन पर गिरती हैं, आपकी आंखों पर गिरती है, तो वहीं पर वो कैंसर क्रिएट कर देगी, कैटरेक्ट जैसी बीमारी क्रिएट कर देती है। अगर किसी पत्ते पर गिरती है तो उस पत्ते को डिस्ट्रॉय कर देती है, और फिर वहां पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी नहीं होती, जिसकी वजह से पत्ता सूख जाता है, और उसका जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल उसके अंदर, वो बचता ही नहीं है। फिर पूरे पौधे सूख जाते हैं, और इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन वो रुक जाती है, रुकेगी तो खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम, ऑक्सीजन की कमी, बहुत सारी चीज़ें जो है ये एक साइकिल बन जाता है। तो इसका जो काम होता है, जो ओजोन होती है, जो ऊपर उनका अल्ट्रा वायलेट रे होती है, उसको अर्थ पर ना आने से रोकना, अर्थ पर ना आए इसलिए उनको रोकती है, इसलिए इसके यहाँ पर जो ओजोन मिलती है उसको हम गुड ओजोन बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन पूछा था, ये मैं आपको
आगे बताऊँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अब हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसको लेयर में डिवाइड किया गया है ये। ठीक है, ये जो ऐसी है लेयर, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको डायग्राम के थ्रू। ये ऐसे हमारी जो अर्थ है उसके एटमॉस्फेयर को, यहाँ तक एटमॉस्फेयर मिलता है तो उसको लेयर में डिवाइड किया गया है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला जो ये लेयर होती है उसको हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, दूसरी वाली जो लेयर होती है उसको स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं, और यहाँ पर जो इससे ऊपर की जो लेयर होती है मेसोस्फियर होते बोलते हैं इसको, और ये जो लेयर होती है ये थर्मोस्फियर, और बाहर वाली लेयर एक्सोस्फियर। अब समझ लो यहाँ पर क्या है, मैं सभी इसी डायग्राम के अंदर सब कुछ बनाऊंगा। देखो सब कुछ बताऊंगा। ये जो आप ट्रोपोस्फियर देख रहे हो ये क्या होता है, ये इसकी जो हाइट होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, 18 से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होती है, कहीं कहीं तो ये कम भी होती है, 12 किलोमीटर की भी डिस्टेंस पर होती है। तो हम वो नहीं पढ़ेंगे कि कितनी होती है कितनी नहीं। अब इस ओजोन में ये जो सॉरी ये जो लेयर है ट्रोपोस्फियर, तो इसके अंदर क्या बनते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे धूल आंधी तूफान जो भी बारिश वारिश होती है वो सब इसी के अंदर होती है, जितने भी वेदर एक्टिविटी होती है वो सब ट्रोपोस्फियर के अंदर होती है, वेदर फिनोमेना इसी के अंदर होता है। तो ये जो लेयर है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो इस लेयर में ज़्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से हम क्या करते हैं, अपनी जो इंटरनेशनल फ्लाइट है उसको नहीं उड़ाते। तो वो अगर डोमेस्टिक फ्लाइट है तो तभी हम उसको जो है इसी लेयर में उड़ाते हैं कि उसको थोड़ी दूर जाना है, फिर उसको लैंड कर जाना है। तो यहाँ पर केवल इंटरनेशनल डोमेस्टिक जो फ्लाइट होती है वही जो है उड़ती हैं। वो भी कम उड़ती हैं, क्योंकि जो है टर्बुलेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो टर्बुलेंट का होने का मतलब जो फ्लाइट में बैठे हुए हैं जो पूरी फ्लाइट को ही खतरा होता है, तो इसकी वजह से इसमें जो है ये वाली जो लेयर है ट्रोपोस्फियर, इसमें यहाँ पर ये आइडियल लेयर नहीं होती है किसी भी एयरप्लेन को उड़ाने के लिए। ठीक है, वेदर फिनोमेना सभी इसी के अंदर होते हैं, तो ये डिस्टर्ब लेयर होती है, इसके अंदर सारे के सारे जितने भी हमारे वेदर से रिलेटेड बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, साइक्लोन हो, सब इसी के अंदर बनते हैं ट्रोपोस्फियर के अंदर। फिर उसके बाद में दूसरी लेयर आ जाती है हमारे पास स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर के इस वाले पार्ट में ना यहाँ पर ओजोन की एक बहुत मोटी लेयर मिलती है। जो ओजोन के बारे में मैं आपको बता रहा था कि ओजोन जो है अल्ट्रावायलेट रे, जो अर्थ से जो सन से अल्ट्रावायलेट रे आती हैं, तो ओजोन उनको क्या करती है, रोक देती है, तो फिर वो अर्थ पर नहीं आती। हालांकि सारी नहीं रोक पाती है, वो अर्थ पर आ जाती हैं। तो क्योंकि ओजोन लेयर जो वो वीक हो रही है, तो हम वीना कन्वेंशन वगैरह अलग अलग जो ओजोन से रिलेटेड कन्वेंशन है उनको एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। तो ये ओजोन जो लेयर है ये जो यहाँ पर मिलती है ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में, इसी को हम गुड ओजोन मिलते हैं। किस में मिलती है, ट्रोपोस्फियर में मिलती है या स्ट्रेटोस्फियर में? देखो स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है, आप ध्यान रख लेना, कभी आप इसको सोच रहे हो कि ये ट्रोपोस्फियर में, ट्रोपोस्फियर का पार्ट नहीं है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर। और ये जो स्ट्रेटोस्फियर है ये ड्राई लेयर है, मतलब यहाँ पर कोई भी वेदर फिनोमेना एक्टिविटी नहीं होती है, तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, कोई टर्बुलेंट नहीं होता है। तो इंटरनेशनल फ्लाइट अगर यहाँ से उठेगी तो वो सीधा इसी लेयर में जाएगी, तो स्ट्रेटोस्फीयर। तो जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट होती है इंडिया से अमेरिका जाना, वो सारी की सारी जो फ्लाइट होती हैं जैसे बड़े बड़ी लॉन्ग डिस्टेंस के रूट तय करती हैं, वो इस लेयर के अंदर, ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है इस लेयर के अंदर ट्रेवल करती हैं। ठीक है, क्यों करती हैं? क्योंकि ये जो लेयर है बहुत शांत है, कोई यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो टर्बुलेंट जनरेट नहीं होता है। उसका एक रीजन क्या है, ये पूरे रीजन ये लेयर है ड्राई है, यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो लेयर आती है, ये वाली जो लेयर देख रहे हो इसको हम पढ़ते हैं मेसोस्फीयर। अभी आपको मैं बताऊंगा जो अभी मैं बता रहा था कि जो ये पीछे भी एक डायग्राम दिखाऊंगा उसके अंदर बताऊंगा, जहाँ मोटी मोटी चीजें समझो। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे नोट्स दे रखे हैं, ऐसा नहीं कि अगर नोट्स ही नहीं रखे, सब कुछ दे रखा है, आप वहां से इसको कर सकते हो। तो ये जो लेयर है इसको बोलते हैं मेसोस्फीयर। ऊपर वाली पहले ट्रोपोस्फियर फिर स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद आती है मेसोस्फियर। इस मेसोस्फियर में खास बात ये है, इसकी याद कर लेना, कि यहाँ पर जो मेट्योर्स होते हैं वो जलते हैं। जैसे मैंने एस्ट्रॉइड बेल्ट बताया था आपको पिछले लेक्चर, अगर आपने देखे हो। एस्ट्रॉइड बेल्ट, जैसे मान लो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये अर्थ हो गई और ये मार्स हो गया, तो इसके बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलती है। तो जब भी कोई पत्थर का टुकड़ा अपने पाथ से हट जाए तो उसको हम मेटेरॉइड बोलने लगते हैं। और वो अगर मेटेरॉइड हमारी अर्थ की सरफेस में एंटर कर जाता है तो हम बोलते हैं उसको मेट्योर्स। अगर ये मेट्योर्स पूरी तरह से जल गया तो मेट्योर्स बोलेंगे, अगर ये मेट्योर पूरी तरह से नहीं जला, हमारी जो सरफेस है अर्थ पर उस पर आकर टकरा जाता है, तब इसको मेट्योराइट्स बोलते हैं। समझ गए हो? तो ये जो मेट्योर जलते हैं वो कौन सी लेयर में जलते हैं, ये जो मेट्योर है ये जो मेट्योर है वो मेसोस्फीयर में जलते हैं। ये भैया ऐसे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। फिर ऊपर लेयर आती है, ऊपर जो एक लेयर आती है वो आती है यहाँ पर थर्मोस्फीयर। देखो थर्मोस्फीयर के अंदर ना एक लेयर मिलती है एक लेयर मिलती है आयनोस्फीयर। ठीक है, आयनोस्फीयर वो मिलती है इस लेयर मिलती है आयनोस्फीयर। तो आयनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ द थर्मोस्फीयर, वो अलग से कोई लेयर नहीं है। तो होता क्या है, देखो जब भी यहाँ से आयनोस्फीयर के बारे में बता देता हूँ, यहाँ पर ना गैसेस मिलती हैं। तो यहाँ पर जब भी सन की रेडिएशन आती है तो वो इन गैसों से टकराती है, तो इन गैसों को ना आयन में डिवाइड कर देती है।
मतलब प्लस माइनस में डिवाइड कर देती है। आयन का मतलब यही होता है प्लस माइनस में डिवाइड। तो यहाँ पर आयनाइज गैस मिलती है, इसलिए इस लेयर को हम मतलब ये जो आयोनाइज आयोनोस्फीयर भी बोलते हैं। तो आयोनोस्फीयर जो है वो थर्मोस्फीयर का ही पार्ट है, लेकिन कुछ जो पीसीएस होते हैं वो क्वेश्चन रखेंगे तो वो अलग से उसको दिखाएंगे कि ये आयोनोस्फीयर जो है वो थर्मोस्फीयर का पार्ट नहीं है, वो अलग से दे देते हैं, लेकिन आयोनोस्फीयर थर्मोस्फीयर का पार्ट होती है। तो ये जो लेयर है, जो आयन मिल गए, इनकी खास बात ये होती है कि ये जो शॉर्ट वेव रेडिएशन, मतलब जो शॉर्ट वेव जो रेडियो वेव होती हैं, उनको रिफ्लेक्ट करती है। तो जैसे मान लो यहाँ से किसी ने हेलो बोला तो वो इससे टकराएगा, फिर वो नीचे आएगा, जिसको वो जैसे मान लो यहाँ पर एरोप्लेन के अंदर कोई बंदा बैठा है, उससे बात करनी है, तो वो बोलेगा भाई क्या कह रहा है, तो फिर वो बात ऐसा जाएगी, वो टकराएगी, फिर इसको सुनाई देगी। तो मतलब ये जो प्लस माइनस होते हैं, जिसको मैं आयन बोलता है, ये इसको हम इस लेयर को आयनोस्फीयर बोलते हैं, ये आयन होते हैं। तो इनका काम होता है कि रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट कर देना, ठीक है, रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करना। तो इसकी वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बना रहता है। हम एक जगह से दूसरी जगह जो है बात कर पाते हैं फोन पर, हेलो हाय जो भी कुछ बोलना होता है वो बोलते हैं। तो ये सारा क्यों पॉसिबल होता है, क्योंकि रेडियो वेव जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, किसकी वजह से, आयनोस्फीयर की वजह में आयन पाए जाते हैं, इसकी वजह से। कहाँ किसका पार्ट है, थर्मोस्फीयर का, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लेयर है वो हमारे पास एक्सोस्फीयर। तो ये जो लेयर है, ये बाहर वाली, ये एक्सोस्फीयर लेयर है। अब यहाँ पर मतलब यहाँ से आगे जो है एटमॉस्फेयर बहुत ही विरल हो जाता है, आगे बहुत ही रेयर एटमॉस्फेयर हो जाता है, हल्की गैसेस मिलती है। अब ये जो एक्सोस्फीयर है, यहाँ पर जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो छोड़े जाते हैं, या क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, कम्युनिकेशन सैटेलाइट यहाँ पर ही छोड़े जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें कुछ यहाँ पर याद रखना, मैंने सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ पर ये जो लेयर है ना, ये जो ये किसी डायग्राम में नहीं मिले, वो ये वाली अभी जो डायग्राम मैंने पीछे बनाया ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये जो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और ये मेसोस्फियर, और ये वाली जो लेयर है, हाँ, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, इनको एक कैटेगरी में रखा गया है और इनको एक कैटेगरी में रखा गया है। तो ये जो ट्रोपोस्फियर हो गया, ठीक है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और फिर मेसोस्फियर, इनको बोलते हैं हम, इन तीनों लेयर को बोलते हैं कि ये जो है होमोस्फियर के अंदर आती है। फिर होती है हमारे पास ऊपर की जो तीन लेयर बची, एक थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ये थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर ये जो है हेट्रोस्फियर का पार्ट है। तो यही क्वेश्चन था वहां पर, ये लेयर दे रखी थी मोनोस्फीयर के अंदर, और पूछ रहा था कौन सा इसका पार्ट नहीं है। तो देखो क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन प्रॉब्लम ये कहीं नहीं मिलता है आपको, ये समस्या है, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। तो ये इसकी वजह से जो है, अब वो क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि बच्चे ठीक कर पाए होंगे, क्योंकि उसमें सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो मैंने, हाँ, यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है आपको, इसको जैसे मैंने कहा कि मैं अपने टेलीग्राम पर इनको डाल देता हूँ, वहाँ से ये सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हमारा जो है अब मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें लिख रखी हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर कितने उसमें मिलती है इसके अंदर, सॉरी यहाँ पर, हाँ, ये ट्रोपोस्फीयर पहले मिलेगी आपको। ट्रोपोस्फीयर पहली लेयर, सबसे लोएस्ट लेयर होती है। जितनी भी वेदर एक्टिविटी होती है, तूफान, बोले पड़ना, विंड, हवा चलना, तूफान, साइक्लोन, सब इसी के अंदर आते हैं। तो ये यहाँ पर बहुत मतलब चीज़ें जो याद रखना, इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना, कि जैसे मैंने कहा कि इसकी जो लेयर है ना, वो लेयर की लेंथ, मतलब लेयर की जो ऊंचाई बदलती रहती है। पोल पर तो ये 8 किलोमीटर तक है, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई हमारी अर्थ का सरफेस है, और ये पोल है, और ये हमारा इक्वेटर हो गया, पोल ले लेते हैं, इक्वेटर। तो पोल पर इसकी मतलब ये क्या है, ये कौन सी लेयर होगी, ट्रोपोस्फियर। तो इसकी जो है, और पोल की जो हाइट है वो 8 किलोमीटर की है। और इक्वेटर, यहाँ से लेकर इक्वेटर तक की हाइट जो है वो वेरी करती रहती है, 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, इतनी वेरी करती रहती है। तो बस यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है कि ये जो ट्रोपोस्फियर है, इसकी जो हाइट है वो पोल पर कम है और इक्वेटर पर ज़्यादा है। ये वाली आपको चीज़ें याद रखनी। कन्वेक्शनल करंट उठती है, जिसकी वजह से ये जो है ऐसा पुल मारती है, वो ऐसा ऊपर की ओर धक्का इक्वेटर पर, तो उसकी वजह से जो है वो उसकी जो हाइट है वो बढ़ जाती है। ये जो ट्रोपोस्फियर, इसकी हाइट जो है इक्वेटर पर बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। फिर आता है हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में से बहुत कम चांसेस है कि आपको ये देखो कि डेटा वेरी करता रहता है, यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होती है, जैसे मैंने बताया था। और ये जो है प्लेन के लिए एक आइडियल लेयर होते हैं। यहाँ पर एविएशन इंडस्ट्री जितने के उनके प्लेन होते हैं वो सारे के सारे यहीं होते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल प्लेन। तो ये वाली याद रखना। यहाँ पर ओजोन लेयर मिलती है, क्यों मिलती है, क्या काम होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जो है फिल्टर करके भेजती है अर्थ पर। तो जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ पर कैंसर की जो अगर ये ना हो तो कैंसर जैसी समस्या है, कैटरेक्ट की, आंखों में मोतियाबिंद, ये बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन रुक जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है मेसोस्फीयर। तो मेसोस्फीयर जो लेयर है, ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें मेट्योर्स जो है बर्न हो जाते हैं, मैंने आपको बता दिया, लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर समझा दिया है। मेटोस्फीयर के अंदर मेट्योर्स जो होते हैं वो बर्न हो जाते हैं। M4 मेसोस्फीयर और M4 मेट्योर, ठीक है।
फिर आता है थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर। थर्मोस्फीयर और आयनोस्फीयर, थर्म एक्चुअली कहीं कहीं इनका ये अलग है, झोल है, ये बुक में कौन सी पढ़ रहे हो वहाँ पे ये डिपेंड करता है। तो थर्म ये आयनोस्फीयर थर्मोस्फीयर का ही पार्ट होता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जो आयन मिलते हैं, और आयन जो होते हैं वो शॉर्ट वेव रेडिएशन जो होती है उसको, शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है, रेडियो वेव बोलते हैं उनको, रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करके वापस भेजते हैं, जिसकी वजह से हम एक बंदे से दूसरे बंदे से, एक कॉर्नर पे बैठा हुआ एक बंदा दूसरे कॉर्नर पे बैठे हुए बंदे से बात कर सकता है। तो वो इसी रेडियो वेव के थ्रू ही पॉसिबल हो जाता है। और रेडियो वेव कैसे काम करती है, आयनोस्फीयर में जाती है, वहां से टकराती है और फिर वापसी आ जाती है। एक्सोस्फीयर बाहर की जो लेयर है वो एक्सोस्फीयर है, और ये एक्सोस्फीयर, इसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट लोकेट किए जाते हैं, रखे जाते हैं। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ें याद रखना। ये यहाँ पर मैंने डायग्राम दे रखा है, और ये और अच्छे से कोशिश किया है कि आपको ये सारी समझ में आ जाए। इंसुलेशन होता क्या है, वैसे मैं इसको अलग अलग चैप्टर में इंक्लूड करूंगा। देखो, इंसुलेशन का मतलब ये होता है कि सन का वो अमाउंट जो अर्थ पर आता है, दैट इज द इंसुलेशन, वही इंसुलेशन होता है। ठीक है। अब ये जो है हम उसके एक अलग से चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे। वैसे तो यहाँ पर बस इतना ही है, और ये कितना डिस्ट्रीब्यूट हमारा आता है, कितना रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये भी सारी चीज़ें हम देखेंगे इंसुलेशन चैप्टर के अंदर। तो ये जो हमारा चैप्टर मतलब ये वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। अब मैं आपको पिछले साल के क्वेश्चन करा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट इंक्लूडेड इन द होमोस्फियर। तो मैंने क्या बताया था आपको, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर, तीनों की तीनों होमोस्फीयर का पार्ट है। तो कौन सी लेयर पार्ट नहीं है, आइनोस्फीयर। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। दूसरा क्वेश्चन, ओजोन लेयर लाइज इन द, कौन सी उसमें मिलती है, पहला सबसे नीचे की जो लेयर है वो ट्रोपोस्फीयर, उससे ऊपर की जो लेयर आती है वो स्ट्रेटोस्फीयर, और स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन मिलती है। और ये जो लेयर होती है स्ट्रेटोस्फीयर, ये बहुत अच्छी कंडीशन में रहती है, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होती जिसकी वजह से एरोप्लेन यहाँ पर उड़ सकते हैं। फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का फंक्शन पूछ रहा है कि जो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है उसका फंक्शन बताओ, क्या काम होता है। उसका काम होता है जो अल्ट्रावायलेट रे होती है उनको अर्थ पर आने से रोकना, और यही है टू प्रिवेंट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इफेक्ट ऑन द ग्राउंड, क्योंकि उनको रोक देती है तो उनका जो इफेक्ट है, जो बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है, उससे हम बच जाते हैं। दूसरा, विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट। देखो, इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज द कम्युनिकेशन सैटेलाइट लोकेटेड। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट मैंने आपको बताया था एक्सोस्फीयर में लोकेट करती है। नेक्स्ट लेयर, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर इज नोन एज द चेंज इन द क्लाइमेट एंड वेदर। तो देखो, सबसे नीचे की लेयर जो होती है वो थर्मोस्फीयर, यही आंसर है इसका। अब इसमें से आपको अरेंज करना है कि सबसे नीचे कौन सी लेयर आती है, फिर कौन सी लेयर आती है, फिर कौन सी आती है। देखो, सबसे नीचे आते हैं यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर, तो पहला आ जाएगा ट्रोपो, उसके बाद में आती है स्ट्रेटोस्फीयर, तो तीसरे नंबर का आ जाएगा। और फिर उसके बाद आती है मेसोस्फीयर, चौथे नंबर का आ जाएगा, इसको तीसरा लिखते हैं। और फिर आ जाएगा वन। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 कहाँ गया, ये वाला 2 3 4 1। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 3 4 1, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये जो है मैंने आपको दिखाया, ये लेक्चर हमारा यहीं समाप्त हो गया। पिछले साल के क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए, और लेक्चर रेगुलर रेगुलर आते रहेंगे, करंट अफेयर हो या फिर आपके ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो। ठीक है। तो मैं सारा सिलेबस आपका 29 जून से पहले पहले सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, और पिछले साल के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा दूंगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप सिलेबस को अपने पास में रखें, जिससे आपको ये पता हो कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ना है। पिछले साल के क्वेश्चनों को भी आप सॉल्व करते चले। और ये लेक्चर हम अपना यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।